मेरा नाम गोपाल गुज्जर है और मेरी नीट 2025 में ऑल इंडिया रैंक 1934 थी और मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ एम्स पटना। इस लास्ट मंथ में सबसे ज्यादा मेजर मिस्टेक्स क्या लगता है कि हमें लोग क्या करते हैं? सबसे अहम मुद्दा कि टाइम कम है। तो अगर जो आपको ये कहा जाए कि इस 60 दिन में जो बचा है इसमें एक बेस्ट प्लान क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उन्हें, तो आप कैसा स्ट्रेटजी बनाएंगे, आप कैसे बनाए थे, क्या टाइम टेबल बनाना जरूरी है, टेस्ट देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उस सिलेबस को रिविजन करना? क्योंकि 60 दिन बचे हैं, हमारे फिजिक्स वीक है, तो हम फिजिक्स को कैसे छोड़ दें या इस प्रकार से कैसा स्ट्रेटेजी बनाए? या फिजिक्स को लेकर हमें लगता है कि नीट वालों को सबसे बड़ी डाउट होती है यार, वो समय स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, क्या तुमने कैसे किया? सिलेक्शन के लिए एक लाइन में या दो लाइन में आप एक्सप्लेन करो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इस समय में, सेल्फ स्टडी कितना करना चाहिए? हेलो एवरीवन, जैसा कि आज हमारे साथ हमारे बैचमेट है, अब आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए। मेरा नाम गोपाल गुज्जर है और मेरी नीट 2025 में ऑल इंडिया रैंक 1934 थी और मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ एम्स पटना से। यस, तो जैसा कि आज हम दोनों इस बात पे बात कर रहे हैं कि यार लास्ट 2 मंथ में हमारे मन में क्या क्या डाउट्स आए थे नीट की प्रिपरेशन के दौरान, और आपके मन में क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं। मे बी ये डाउट्स आ रहे हैं और उनको अगर सोल्यूशन आपको सही मिल गया तो आप इस 2 मंथ में इतना चेंज ला सकते हैं कि आपके रैंक बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकती है और आप बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। तो जैसे यार गोपाल भाई, सबसे बड़ा क्वेश्चन इस समय ये होता है कि यार अगर से किसी का सिलेबस 70% या 80% कंप्लीट हो, क्या वो 60 दिन में इस लेवल की तैयारी कर सकता है कि आज हम एम्स में, क्या इससे भी बेटर एम्स या एम्स के लायक की स्ट्रेटेजी कर सकता हो तैयारी? हाँ, आराम से। अब देखो ना, डिपेंड करता है कि आप, जैसे कि आपने कहा है कि बच्चा है जिसका 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट है, तो अनडाउटली इजीली वो जो है एम्स कोई भी या फिर एम्स पढ़ना या फिर इससे भी अच्छे एम्स के लेवल का स्कोर कर सकता है इजीली। बट अगर वो करेक्ट रूटीन और करेक्ट चीजें फॉलो करे तो, हाँ, क्योंकि लास्ट 2 मंथ में ऐसा होता है, अगर 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट है तो कुछ बच्चे टेस्ट देना छोड़ देंगे, कुछ बच्चे होंगे कुछ जो मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए होगी वही ज्यादा करेंगे मिस्टेक्स, उनके कारण उनका मार्क्स जो होगा वो डिक्रीज होगा ना कि इंक्रीज होगा। तो अगर जो डेली रूटीन फॉलो कर रहा है और कुछ हम आगे जो मिस्टेक्स बताएंगे वो नहीं, अगर अवॉइड करेगा उनको तो इजीली कर पाएगा कवर अप। तो इस लास्ट मंथ में सबसे ज्यादा मेजर मिस्टेक्स क्या लगता है कि हमें लोग क्या करते हैं? मेजर मिस्टेक्स होती है कि अगर किसी बच्चे का 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट है तो वो बार बार अगेन एंड अगेन उसी को रिवाइज करता जाएगा। पहली चीज तो मॉक टेस्ट को इग्नोर करेगा, अवॉइड करेगा कि मैंने तो सिलेबस कंप्लीट करेगा, मैंने थ्रू आउट द ईयर पास्ट टाइम सिलेबस दिए, पास्ट टेस्ट सिलेबस दिए। बट तुम सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में जब तक फुल सिलेबस टेस्ट नहीं देते ना, तब तक तुम्हें पैटर्न पता नहीं चलेगा, तुम्हारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो पता नहीं चलेगा, तुम एग्जाम के समय कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो। काहे कि नीट 2025 में सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा यही दिक्कत है, टाइम मैनेजमेंट। हाँ, काहे कि क्वेश्चन बहुत लोगों को आते थे। अगर बच्चा अच्छे से पढ़ा हुआ है ना तो नीट 2025 में ऐसा अगर उसको 4 घंटे दे दी जाते हैं ना तो इजीली बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेता। बट मेन रीजन क्या था? टाइम मैनेजमेंट। उसको कम टाइम में पूरा पेपर सॉल्व करना था, तो उसके कारण वो जो भी हुआ। जैसा कि भाई लोगों के पास टाइम, सबसे अहम मुद्दा कि टाइम कम है। तो अगर जो आपको ये कहा जाए कि इस 60 दिन में जो बचा है इसमें एक बेस्ट प्लान क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उन्हें, तो आप कैसा स्ट्रेटजी बनाएंगे, आप कैसे बनाए थे? अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं अपने दिन को 60 दिन के लिए मैं सारी जो आउट पेरिफेरल चीजें सारी बिल्कुल ही छोड़ देता। जैसे कि दोस्तों के साथ घूमना। टाइम टेबल के पहले बताओ, क्या टाइम टेबल बनाना जरूरी है? देखो, टाइम टेबल की डेफिनेशन क्या होती है? टाइम टेबल वो होता है जैसे डेली रूटीन। अब तुम एक तो कोई बच्चा होता हफ्ते का पूरे का टाइम टेबल बना रहा है, तो ये सबसे गलत चीज है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि तुम एक हफ्ते का पूरा टाइम टेबल बना दिया, तुम एक दिन उसको फॉलो करोगे बट नेक्स्ट डे कहीं ना कहीं कमी आएगी, उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। तो इस सबसे बेस्ट चीज है कि डेली का टाइम टेबल बनाओ। डेली का बेसिस बनाओ कि तुम्हें डेली इतना पढ़ना है, डेली का रूटीन बनाओ कि तुम्हें इतने टाइम रिवाइज करना है, इतने टाइम तुम्हें टेस्ट देना है तो देना ही है। क्योंकि तुमने सिलेबस तो कंप्लीट कर रखा है। लास्ट के 2 मंथ में ऐसी चीज हो ही नहीं सकती तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं और तुम टेस्ट दे रहे हो। तुम डेली के 1 टेस्ट या 2 टेस्ट तो नॉर्मल देने ही चाहिए और फिर उसके बाद में रिवाइज करो। जैसे हमारी बात टेस्ट पे आ गई, तो आप बताइए टेस्ट देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उस सिलेबस को रिवीजन करना? एक्चुअली दोनों ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि तुम्हें देखो, टेस्ट तो तुम दे रहे हो, ऐसा तो नहीं तुम डेली पर डे तुम 3 या 4 टेस्ट दे दोगे, ऐसा तो ही नहीं सकता। मैक्सिमम 2 टेस्ट दे सकते हो डेली के। तो 2 टेस्ट में तुम्हें टाइम लगेगा अप्रोक्स 7 से 8 6 से 7 घंटे लगेंगे, उसका इंक्लूडिंग एनालिसिस ऑफ द टेस्ट। तो जो बाकी का जो टाइम बचा है, तुमने टेस्ट दिया है, टेस्ट में तुमने मिस्टेक्स किए, उसको एनालाइज किया, तुम्हें पता चला कि ये तुम्हारे वीक टॉपिक्स है, तो उस टेस्ट के वीक टॉपिक्स को रिवाइज कर लो उस दिन, फिर नेक्स्ट डे वापस टेस्ट दोगे उसको रिवाइज कर लोगे। तो रिवीजन और टेस्ट दोनों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर जो हमें रैंक लानी है ना, तो हमें सब चीज बैलेंस करके चलना पड़ेगा। बैलेंस बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं तुम सिर्फ टेस्ट दिए जा रहे हो या फिर सिर्फ रिवाइज करे जा रहे हो, तो उसमें कहीं
कहीं ना कहीं तुम्हारे रिजल्ट पर इम्पैक्ट ही पड़ेगा। और हमें लगता है इस समय का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है यार कि अगर 60 दिन बचे हैं और हमारे फिजिक्स वीक है तो हम फिजिक्स को कैसे मतलब छोड़ दें या इस प्रकार से कैसा स्ट्रेटेजी बनाए, या फिजिक्स को लेकर हमें लगता है कि नीट वालों को सबसे बड़ी डाउट होती है यार क्योंकि थोड़ा टफ सब्जेक्ट टफ होला। तो आप फिजिक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिजिक्स में जैसे कि अब तुम कह रहे हो कि 60 दिन बचे, तो अब डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। एक तो बच्चा है जो शुरुआत से बिल्कुल पढ़ाई नहीं है फिजिक्स में, उसके बहुत कम मार्क्स। इस समय हमें फील हो रहा हो कि हमारा फिजिक्स वीक है। हाँ वीक है, वही तो कह रहा हूँ। जैसे कि एक स्टूडेंट है जिसको इनिशियली से पढ़ा नहीं है, उसका बिल्कुल ही लो है, तो देखो 60 दिन में तुम एकदम हाई मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। तुम एवरेज मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो अगर वो बच्चा है जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री पर ज्यादा ध्यान दे ताकि उसमें ज्यादा स्कोर कर सके, उसमें ऑन एन एवरेज मार्क्स स्कोर कर दे। और अगर कुछ बच्चे हैं जिसने इनिशियली से शुरुआत से लगातार पढ़ रहे हैं, तो उनको थोड़े हार्ड क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है। हार्ड क्वेश्चंस लगाओगे ना, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा कंसेप्ट बिल्डिंग होगी, इजीली तुम सॉल्व, टाइम ज्यादा लगेगा ऑफ कोर्स, बट तुम वो मतलब तुम्हारे लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। मतलब सबसे बड़ी बात है कि जैसे तुम्हारा केमिस्ट्री एंड बायो बढ़िया है तो आप उसे टाइम दो, लेकिन फिजिक्स को छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूटी के साथ करते रहना लगे रहना है। ये नहीं सोचना चाहिए कि यार हमारा वो वीक है तो उसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि आप अगर जो वीक पॉइंट को छोड़ देंगे तो और वीक होते चला जाएगा। हाँ, क्योंकि मतलब हम स्टूडेंट थे, हमें ऐसा लगता है जो चीज हमारी वीक होती थी ना, उससे हम ज्यादा डरते थे, उससे हम अवॉइड कर देते थे। तो हमें ऐसा लगता है ना कि अगर जो बायो और केमिस्ट्री की बात की जाए तो सबका ठीक रहता है ऑन एन एवरेज। तो कंपटीशन तो आप कंपटीशन में रह गए। तो फिजिक्स ये जो कंपटीशन से बाहर करती है, टॉप रैंकर को अलग करती है। हाँ, जैसे कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री तुम्हारा सिलेक्शन कराती है, फिजिक्स तुम्हारी रैंक देती है। तो इसलिए आपको फिजिक्स को छोड़ना नहीं। अगर जो आपको लग रहा है आपका वीक है तो कंटिन्यूटी के साथ एक टाइम टेबल बनाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और लगे रहिए। तो यार जैसे सबसे बड़ी बात फिर आ जाती है कि जब हमारा पेपर कुछ दिन बचे रहते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस होने लगता है, और हमें लगता है सबसे ज्यादा स्ट्रेस उन लोगों को होता है जो सबसे ज्यादा पढ़े होते हैं। तो यार वो समय स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, या तुमने कैसे किया था? जैसे कि मैं अपना बताता हूँ, मतलब हाँ, आपको मेरे को भी स्ट्रेस होता था लाइफ के जो 4 दिन, 1 महीना 1.5 महीना बचा था, मेरे को स्ट्रेस होता था। बट ये कि स्ट्रेस होगा और अगर उसके कारण तुम पढ़ोगे नहीं, वो उससे कुछ मतलब ही नहीं है। तुम्हारे बेड इम्पैक्ट पड़ेगा। एग्जांपल मतलब स्ट्रेस थोड़ा बहुत होगा, डेली के पेपर लगाओगे, उसे सॉल्व करोगे, उससे अच्छे मार्क्स होंगे ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि तुमने अगर पढ़ रखा है तो ऑटोमेटिकली वो तुम्हारे अच्छा स्कोर आएगा उसमें। हमें लगता है कि स्ट्रेस का सबसे बढ़िया उपाय ये है कि अगर हम फ्री रहेंगे तो हमें स्ट्रेस आएगा। अपने आप को हम व्यस्त रखें, अपने सिलेबस में लगे रहें, टेस्ट में लगे रहें, अपने मिस्टेक्स को अवॉइड करें, उसे नोट डाउन करें। अगर हम अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो स्ट्रेस आएगा ही नहीं। हमें सबसे बढ़िया चीज लगता है। और फिर हम लास्ट में पूछना चाहते हैं आपसे कि सिलेक्शन के लिए एक लाइन में या 2 लाइन में आप एक्सप्लेन करो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, किस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए सिलेक्शन के लिए? कंसिस्टेंसी, पेशेंट एंड डेली बेसिस पर टेस्ट दो और रिवाइज करो, बस 100%। सिलेक्शन तो तुम्हारा 100% हो जाएगा अगर तुम शुरुआत से पढ़ रहे हो, और लास्ट के 2 मंथ्स में अगर तुम टाइम पर रिवाइज कर रहे हो, टाइम पर अगर टेस्ट दे रहे हो, तो तुम बेचैन रहो। तुम्हें अभी डर लग रहा है, बट बाद में तुम्हें रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। सिलेक्शन तो तुम्हारा 100% हो जाएगा। बट मेन चीज ये है कि अगर लास्ट के 2 मंथ्स में तुम अगर 100% दे रहे हो, मतलब जितना पढ़ना चाहिए उससे ज्यादा पढ़ रहे हो ना, तो वो तुम्हारी रैंक डिटरमाइन करेगा, तुम एम्स में जा रहे हो या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो। तो अच्छा, एक चीज है, सबसे बड़ा डाउट ये भी रहता है यार कि इस समय में सेल्फ स्टडी कितना करना चाहिए? सेल्फ स्टडी जैसे कि डिपेंड करता है। कोई ऑनलाइन स्टूडेंट है तो उसे तो कम से कम 15-16 घंटे डेली का करना ही चाहिए सेल्फ स्टडी। नहीं, हम लेक्चर्स को छोड़ के बात कर रहे हैं। हाँ, लेक्चर तो ऑब्वियसली अगर वो लास्ट के 2 महीने बचे तो हम मान के चल रहे हैं उसने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो रिवाइज कर रहा है, टेस्ट दे रहा है और कुछ भी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कर रहा है, तो उसे 15-16 घंटे देने हैं। बट अगर ऑफलाइन स्टूडेंट है तो मतलब डेली का 7-8 घंटा, 6-7 घंटा। हमें लगता है लास्ट में यही डाउट रहता है ना, कहीं हम कम तो नहीं पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा समस्या होता है यार कि ऐसा तो नहीं कोई और है कि जो ज्यादा पढ़ रहा है, हम कम पढ़ रहे हैं। वो सबको फील होता है, सबको फील होता है। ऐसी बात नहीं, आप जितना पढ़ रहे हैं आप उतना पढ़िए, बस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए। आप टेस्ट दीजिए, आप रिवीजन कीजिए, टेस्ट को एनालिसिस करिए और मिस्टेक्स को अवॉइड करिए, क्योंकि मिस्टेक्स से यार नंबर जब जाते हैं ना तो बहुत दुख होता है, क्योंकि हमें चीजें आ रही होती हैं। तो लास्ट में आपको यही कहना, कंसिस्टेंसी बनाए रहें, मोटिवेटेड रहें और लगे रहें। अगर जो आप बिजी रहेंगे तो आपको स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, कोई भी किसी प्रकार का समस्या नहीं आएगा। यदि आपको इसमें जितने हमने क्वेश्चन भाई से पूछे, इसने भाई ने सबसे बढ़िया एक्सप्लेन किया है एक्सपीरियंस के साथ। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करिए, भाई भी उसका आंसर देंगे, रिप्लाई देंगे, हम भी देंगे। ऑल द बेस्ट। वेट, मेरे को भी एक क्वेश्चन, जैसे कि अगर तुम टेस्ट दे रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ट की एनालिसिस। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, टेस्ट की एनालिसिस करे बिना तुम मतलब आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक तुम टेस्ट की एनालिसिस नहीं करोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम्हारा वीक टॉपिक्स कौन सा वीक पॉइंट्स है। तो मतलब हमें लगता ना
दूसरों की बिग पॉइंट निकालना हमें सबसे ज्यादा आता हाँ, है। अपना बिग पॉइंट नहीं निकाल पाते ये हैं। हमारे साथ भी होता था। हमने हाँ। सबसे बड़ी मिस्टेक यही की थी कि कहीं ना कहीं लाइफ का जो 1 महीना था ना, उसमें मैं मतलब एनालिसिस करना छोड़ दिया था। हाँ। पेपर दे रहा था बट एनालिसिस नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे को मतलब डर लगता था मेरा वीक पॉइंट कैसे निकाल रहा हूँ मैं। मेरे को अपने वीक पॉइंट पर काम करना पसंद नहीं था, तो मतलब बट फाइनली एम्स में आ गए। चलो, यदि आप 3 घंटे टेस्ट दे रहे हैं तो उससे ज्यादा एनालिसिस करें, और सबसे बड़ी बात एनालिसिस को नोट डाउन करें। मिस्टेक मिस्टेक्स को नोट डाउन करें आप, बस ऑल द बेस्ट, लगे रहें।